हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप सभी के लिए जो हमारा आंगनवाड़ी का सिलेबस यानी जो कंटेंट हमने स्टार्ट किया है उसमें हमने एक टॉपिक अपना ख़त्म कर लिया यानी विकास। ठीक है, और विकास टॉपिक को ख़त्म करने के बाद मैंने जैसा कि आपसे कल बोला था यानी पिछली क्लास में आपसे बोला था कि इससे संबंधित एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगा। अब इन एमसीक्यू से क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, देखिए मैंने आपको पूरा कंटेंट समझा दिया, आपने पढ़ भी लिया होगा, आपको ये भी लग रहा होगा कि ठीक है मैं अपने आप में प्रिपेयर हूँ, मेरे को विकास टॉपिक पूरा यानी डेवलपमेंट टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया मेरा। ठीक है, अब वहीं अगर हम सीधे डायरेक्ट पेपर में जाके एमसीक्यूज़ यानी पेपर में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमने पढ़ाई नहीं है। ये भी लगता है कि ये भी ऑप्शन हो सकता है, वो भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? उसका मुख्य कारण होता है कि हमें जो हमने टॉपिक पढ़ा उसके बाद हमें उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस से मतलब है हमने उसके क्वेश्चन और आंसर यानी मॉक यानी एमसीक्यूज़ नहीं लगाए हैं। तो इसीलिए हर टॉपिक के बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराया करूँगा। एक मिनट, उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा है तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। अगर आप जैसे 20 क्वेश्चंस लगाते हैं, 20 में से अगर आपके 15 से ऊपर भी सही निकल रहे हैं तो आप अपने आप को ये मान सकते हैं कि ये टॉपिक मेरा कंप्लीट है। मैं आपसे 20 के 20 बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपके 20 के 20 पूरे सही होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है यहाँ तो आप 20 कर लोगे, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चंस वहाँ पे आएंगे। क्वेश्चंस आएंगे इसी के अंदर, लेकिन एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं आएंगे 20 के 20 यही क्वेश्चन वहाँ पे डाल दें, ऐसा नहीं होगा। फिर जैसे अगर मान लो आपका स्कोर 20 में से क्या रहता है 15 रहता है या 15 से नीचे रहता है, 14 13 ये सब रहता है, तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, आपको दोबारा से पढ़ना है और आपको ये देखते हुए चलना है कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मैं आपको साथ साथ में बताता हुआ चलता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। ये जो किताब है ये पूरी किताब है प्रबंधकीय कौशल। ठीक है, तो इस किताब में जो हम पढ़ रहे हैं, हमने पिछली क्लासेस में जो पढ़ा है वो क्या पढ़ रहे हैं? किताब के अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रबंधकीय कौशल। अब एक बार हम इस टॉपिक को समझा देते हैं क्योंकि आज हमारा एमसीक्यू का सेशन है। तो उससे पहले मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ, प्रबंधकीय का मतलब होता है, प्रबंध का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का इंतज़ाम करना यानी मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रबंध की मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। कौशल का मतलब होता है हमारे अंदर स्किल है कि नहीं है, यानी हम आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र बन जाएंगे तो हमारे अंडर जो भी लोग काम करेंगे, या अंडर छोड़िए, हमारे पास कभी कभी अलग अलग सिचुएशन आ जाती है कि लोगों को कैसे समझाना है, क्या लोगों को साथ लेकर चलना है, ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो वही चीज़ें आपको क्या सिखाई जाती है? इसके अंतर्गत सिखाई जाती है। तो आप जैसे इस किताब को पढ़ेंगे तो उसकी कुछ चीज़ें आप अपने आप में खुद में इम्प्लीमेंट करके देखिए कि अगर मैं इस जगह हूँ तो मुझे इस परिस्थिति को, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। इसीलिए देखो, कोई भी पाठ्यक्रम आपका तैयार किया जाता है, हर एग्ज़ाम का पाठ्यक्रम अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जिस फील्ड में जाओगे उसका पाठ्यक्रम उसी के अनुसार बनाया जाएगा, ताकि आप पहले से प्रिपेयर होके आएँ कि अगर मैं इस फील्ड में जा रही हूँ तो मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो प्रबंध की कौशल का मतलब होता है आपके अंदर मैनेजमेंट की यानी सब चीज़ को मैनेज करने की स्किल्स है कि नहीं है तो इस किताब के अनुसार इस किताब के द्वारा आपको क्या किया जाएगा, वो चीज़ें आपके अंदर डाली जाएंगी।
आपको जीएस की तरह पढ़ना है, पेपर में पूछा जाएगा, लेकिन आप अगर इसको अपनी लाइफ में अगर ऐड करके पढ़ोगे तो अगर वो चीज़ हमने पढ़ी भी नहीं होगी, हमको पढ़ाई भी नहीं गई होगी, तो हम उसको करके ले जाएंगे। तो आपको जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ तो वो आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अर्थशास्त्र का, यानी इकोनॉमिक्स का। अब ये चीज़ हमें कठिन क्यों लगती है? इसमें कुछ भी कठिनाई वाली बात नहीं होती है। हम इसको जीएस की तरह पढ़ते हैं, यानी जनरल नॉलेज की तरह पढ़ते हैं। अगर आप इसको जनरल नॉलेज की पढ़ोगे इकोनॉमिक्स को, तो आपको बहुत कठिन लगने वाली है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपकी समझ से बहुत बाहर होती हैं। और अर्थशास्त्र होता क्या है, ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। जैसे इसमें मैं अगर मानूँ आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है, पहली बात तो ये जो वर्ड है वो अपने आप में कठिन है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? आर्थिक का मतलब होता है पैसा, समृद्धि का मतलब होता है विकास, यानी वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो पैसे से संबंधित कितना हमारा विकास हो रहा है, वो आर्थिक समृद्धि आता है। या वही राष्ट्रीय आय बात बोलें, ठीक है, भुगतान संतुलन की बात करें, तो ये चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है तो आपको समझ नहीं आएगा। वही मैं जीडीपी की बात करूँ, वही मैं मुद्रास्फीति की बात करूँ, मुद्रास्फीति को आप अपनी लाइफ से जोड़ के चलोगे, ठीक है, और जीडीपी को भी अब आप अपनी आप से जोड़ के चलोगे तो आसानी से समझ में आएगी। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब ये था, इतने पूरे लेक्चर का मतलब ये था कि आपको मैं जो भी पूरी किताब में इसमें पढ़ाऊँ प्रबंधकीय कौशल में, तो आप वो अपनी लाइफ से जोड़ते हुए उसको चलिए। तो मैं यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आपको देखो, इसमें मैंने क्या है, टाइपिंग में थोड़ा टाइम लगता था, इसमें इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो मैं सीधे डाल देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 मिनट। पहला क्वेश्चन हमारा है की रिपोर्ट, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया, की रिपोर्ट में सतत विकास की 1 मिनट छोटा हो गया। दिख रहा है क्लियर? सतत विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। तो ये मैं नहीं कराऊंगा आपको, मैं बाद में आपको इसका आंसर शीट इसी में दिया हुआ है नीचे, मैंने उसको कट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको आंसर शीट दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने मन से करना है कि आपको ईमानदारी से एक प्रश्न का उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। आपको क्या करना है, जैसे आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके MCQs लगाइए, और जैसे आपको मान लो 2 महीने 3 महीने आपके एग्ज़ाम के हैं, तो आपको कैसे भी करके आपका, देखो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी शादी हो चुकी है, आपके किसी के बच्चे भी होंगे, फैमिली है, तो आपको जो समय का प्रबंधन होता है, समय को मैनेज करना होता है, वो कैसे मैनेज करना है वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं कम से कम बता रहा हूँ, इससे कम नहीं होगा, 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा ये 3 महीने। इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका बढ़िया और भी अच्छा रहेगा, लेकिन 5 से कम नहीं चलेगा। अगर आप 5 से कम पढ़ रहे हैं तो आपको अपने टाइम पर आप विचार करने की आवश्यकता है कि हमें कैसे अपना समय बढ़ाना है। ओके, तो फिर से मैं दोहरा देता हूँ, एक रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट इन चारों में से, वो आपको सोचना है कि सतत विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। पहला ऑप्शन है वेटलैंड आयोग, दूसरा है रॉटरडैम कन्वेंशन, तीसरा है बेसल कन्वेंशन, ठीक है। तो आपको अपने आप में सोच के बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला, दूसरे नंबर का, संयुक्त राष्ट्र महासभा की निम्न किस बैठक में सतत विकास लक्ष्य की यानी SDG निर्धारित किए गए थे? तो ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, और कुछ चीज़ें मैंने आपको बोला था कि आप खुद से पढ़ लेना,
जिसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इसका पहला है 68, दूसरा है 69, तीसरा है 70 और आखिरी है डी 71। तो आपको सोच का विचार करना है और अपने आप में ईमानदारी से सोचना है कि इसका मुझे आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो एक बार पीछे जाकर देखिए बाद में कि मेरे कौन से प्रश्नों के उत्तर गलत हुए। अगला है कब तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 2030 तक, 2035 तक, 2040 तक और 2047 तक। क्लियर। अगला क्या है, SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 4.0 के अनुसार मध्य प्रदेश के समग्र SDG स्कोर में कितने अंकों का सुधार दर्ज हुआ है। तो 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5 अंकों का या 7 अंकों का। ठीक है, और इन पर आपको बार बार विचार करना है। सिलेबस में आपका कंप्लीट करा दूंगा, फिर उसके बाद आपको फिर रिवीजन करना है। मैं खुद रिवीजन कराऊंगा, खुद टेस्ट दूंगा। मैं इसका प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है। फिर है नीति आयोग द्वारा जारी की गई SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार मध्य प्रदेश ने वर्ष 2018 से 21 के मध्य सतत विकास सूचकांक में कितने अंकों की प्रगति हासिल की है। तो ये आपका पहला क्या है 8, दूसरा 9 और तीसरा 10 और चौथा 11। ठीक है। फिर अगला क्या है, SDG इंडिया रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने वर्ष 2018 से 21 के मध्य सतत विकास के कुल कितने लक्ष्यों में सकारात्मक प्रगति की है। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है 5, 6, 7 या 12। फिर लिया है अगला, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्यों SDGs में से किसमें सकारात्मक प्रगति प्रदर्शित नहीं की है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी, आपको करना है। 8वें नंबर का क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि इसको करा दूंगा तो इसमें जो इसका आंसर है वो शो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बाद में करा दूंगा। फिर है SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य एवं आरोग्य के कितने क्षेत्र में SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में मध्य प्रदेश को निम्न कितने अंक प्राप्त हुए। तो ये आप कर लेना 62, 61, 60, 67। ठीक है, ये 10वां दिया है, ये 11वां दिया है, ये 12वां दिया है, ये 13वां। अब आप ये मत सोचना कि ये तो मैं भी बुक से कर लेती हूँ। तो आपको मैंने स्टार्ट कराया है ताकि आप एक बार इसको करें। अगर जिसको भी जैसा लग रहा है कि आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराइए तो मैं वो भी कराऊंगा, लेकिन अगर मैं ऐसे कराऊंगा तो कारण क्या है, आपका सिलेबस थोड़ा छूट जाएगा। तो ये थोड़ा आपको भी कर लेना। अगर समझ में नहीं कोई चीज़ आती है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको समझाऊंगा। कोई भी चीज़ आपको अगर समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। अब इसके आंसर अगर आप लोगों के पास अभी तक किताबें नहीं ली हैं तो मैं इसमें आंसर आपको लोगों को दे देता हूँ। 14 तक के लिए आंसर है इसमें। देखिए, पहले का क्या है, ए है, दूसरे का सी है, तीसरे का ए है, चौथे का सी, पाँचवें का सी, छठवें का डी, सातवें का बी, आठवें का बी, 9वें का डी, 10वें का सी। तो ये इसके उत्तर हैं। आप लोग अपनी ऐसे ही तैयारी करते रहिए। ठीक है, अब चलिए और आगे। अब इसका 15वें नंबर का है, निम्न में से किस विकल्प द्वारा विकास की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है। पहला है एक स्थिर और अपरिवर्तनीय स्थिति, समय के साथ होने वाली क्रमिक प्रगति एवं परिवर्तन, सिर्फ आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया,
डी सिर्फ सामाजिक सुधारों की प्रक्रिया। तो आप प्रश्नों पर बाद में आइए, एक बार गहन चर्चा कीजिए। आपने जो सिलेबस पढ़ा है अभी तक, कंटेंट आपने पढ़ा है, उस पर एक बार चर्चा कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि विकास होता क्या है। विकास की अवधारणा क्या होती है कि एक स्थिर और अपरिवर्तनीय स्थिति है, कि वो स्थिर है, परिवर्तित नहीं हो सकती है। दूसरा, समय के साथ होने वाले क्रमिक प्रगति, यानी क्रमिक का मतलब होता है लगातार, धीरे धीरे एवं परिवर्तन। सिर्फ आर्थिक, तो ये भी गलत है। सिर्फ सामाजिक सुधार, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आप इसका आंसर क्या मानेंगे? बी। एक बार मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ, पहले का यानी 15वें का आंसर क्या है? बी। क्लियर आ गया समझ में आपको? तो ऐसे आपको करना है, रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। फिर अगला क्या है 16वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का पहलू नहीं है? विकास के हमने आयाम पढ़े थे, सामाजिक विकास, सतत विकास, मानव विकास, आर्थिक विकास, तकनीकी विकास पढ़े थे हमने, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का पहलू नहीं है? पहला है ए आर्थिक विकास, तो ये तो विकास का पहलू है, हमने पढ़ा था। दूसरा है मानव विकास, ये भी विकास का पहलू है, यानी आयाम है, ये भी हमने पढ़ा है। सामाजिक विकास राजनीतिक विकास नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 16वें का डी। कंफर्म कीजिए, 16वें का डी। फिर अगला क्या दिया है? मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का उपयोग निम्न किसके लिए किया जाता है? तो ABCD विभिन्न देशों के आर्थिक प्रदर्शन की तुलना करना, व्यक्तियों के जीवन स्तर का आकलन करना, मानव विकास के स्तर का मापन करना। तो ये आपको करना है, ठीक है। आपको बहुत से लोगों ने अपने मन में इसका आंसर सोच भी लिया होगा। क्लियर? आपको ये सब कर लेना। और फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ एक बात, जिस भी अभ्यर्थी को, जिस भी महिला को, किसी को भी अभी भी कंटेंट अगर समझने में कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको बहुत और आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। अभी मैं क्या करता हूँ, समय की थोड़ी पाबंदी, यानी समय कम है हमारे पास, तो मैं थोड़ा जल्दी, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए। लेकिन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसका भी थोड़ा ध्यान रखूँगा। ओके, मैं इसका सारे क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। 17, 18, 19, 20 नीचे दबा हुआ है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। ठीक है, 20। फिर उसके बाद इसके उत्तर दिए गए हैं, तो ये आपको इसके उत्तर कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है उसको हम कल देखेंगे, कल कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि फिर क्या होता है, जैसे मैंने आज ये टॉपिक स्टार्ट करा दिया, पंचवर्षीय योजना। टॉपिक का नाम क्या है? पंचवर्षीय योजना। तो आप क्या करोगे, अगले टॉपिक पे फोकस कर लगोगे, ना कि जो टॉपिक पीछे है उसके द्वारा रिवीजन। आप क्या सोच रहा हूँ कि आप इसको आज पूरे जो पहला टॉपिक उसको अच्छे याद कीजिए। अगर कुछ लोग मेरे से आगे तो बहुत अच्छी बात है, कीजिए आप ऐसा, ताकि आपका सिलेबस और जल्दी हो, तो मेरे साथ में आप रिवीजन भी कर सकते हैं। पंचवर्षीय योजना टॉपिक हमारा कल रहेगा, तो आप क्या करिए, जो आपका विकास का टॉपिक उसके MCQ सारे लगाइए, ठीक है। आपको अगर लिखने की आवश्यकता है MCQs लिख लीजिए, ठीक है। ओके, तो कल हम इसको पंचवर्षीय योजना को कंटिन्यू रखेंगे, और आप लोग बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलना। और मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ जो इसकी तैयारी कर रहे हैं सुपरवाइज़र की, उसके साथ साथ में आप किसी भी और चीज़ की भी कर रहे हैं, जैसे PSC हो गया, SSC हो गया, पटवारी हो गया,
तो उसी के लिए जैसे ज्योग्राफी हो गया हमारा, तो ऐसी क्लासें मैं करंट अफेयर से संबंधित क्लासें इसी चैनल पे डाल के रखता हूँ और वहाँ से आप देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, सारी क्लासेस आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे आसान तरीके से पढ़ते हुए चलिए बस। ठीक है, थैंक यू।